हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हिस्ट्री के लगभग 140 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है, जो कि आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ये कथन भी सही है। और तीसरा कथन है, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन सही हैं और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 1, 2, 3 नहीं दिया हुआ है। और देखिए, मौर्य काल में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिन्हें महामात्र भी कहा जाता था, और इनकी कुल संख्या 18 होती थी। और अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था और प्रांतों को विषय में विभाजित किया जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने कश्मीर पर शासन नहीं किया। कश्मीर पर शासन जो है करने वाले वंश थे कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। वर्मन वंश ने कश्मीर पर शासन नहीं किया। वर्मन वंश का शासन 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप में था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्मन वंश। और वर्मन वंश की राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पे थी। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभवर्धन था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी और लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था और वर्मन वंश का संस्थापक पुष्यवर्मन था। नेक्स्ट है, चोल काल के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है, चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, ये कथन सही है। नेक्स्ट है, इस काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, चोल सेना का सबसे संगठित अंग पद्धति सेना थी, ये भी सही है। चौथा कथन है, इस काल में कलनजू सोने का सिक्का था, ये कथन भी सही है। तो ये चारों कथन सही हैं, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक ये चारों कथन सही हैं। और चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की सर्व प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखा के बीच मुख्य मौलिक अंतर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुद्ध की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी बुद्ध को ईश्वर के समान मानकर उनकी पूजा करते हैं, जबकि हीनयान शाखा के अनुयायी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उन्हें केवल एक महापुरुष मानते हैं। महायान शाखा के लोग बुद्ध की पूजा करते हैं। और चौथे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। एक तरफ है राज्य और दूसरे तरफ है शासक। मगध का शासक अजात शत्रु था। वत्स का शासक उदयन था। अवंती का शासक चंड प्रद्योत था और कौशल का शासक प्रसेनजीत था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 2, 4, 1। मगध का शासक अजात शत्रु, वत्स, उदयन, अवंती, चंड प्रद्योत और कौशल प्रसेनजीत। और मगध महाजनपद की राजधानी ग्रीवरज थी। वत्स की राजधानी कौशंबी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट है, डॉक्टर कानूनगो ने किस शासक द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को डॉक्टर कानूनगो ने साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा। ठीक है। और शेरशाह ने लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया था। इसके अलावा शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जिसे सड़के आजम कहा जाता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासनकाल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल करने का आदेश जारी किया था। 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल करने का आदेश फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वो 4 कर थे, खराज, खुम्स, जजिया और जकात।
और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक ने ही एक नया सिंचाई कर लगाया था जो कि कुल उपज का 1/10 भाग होता था और उसे हक़ शर्ब कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। पहला है शंकराचार्य अद्वैतवाद, तो ये सही है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। दूसरा है निम्बकाचार्य, तो निम्बकाचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से था, तो ये गलत है। तीसरा है रामानुजाचार्य, इनका संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से था, तो ये सही है। और चौथा है माधवाचार्य, इनका संबंध द्वैतवाद से था, तो ये भी सही है। तो निम्बकाचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से था और शुद्धाद्वैतवाद से वल्लभाचार्य का संबंध था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कर कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में विद्वान या लेखक है और दूसरे तरफ अनुवादित पुस्तकें हैं। पहला है टोडरमल, तो टोडरमल ने अकबर के काल में भागवत पुराण का अनुवाद किया था। बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था और इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का और अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। टोडरमल ने भागवत पुराण का, बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का और अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अकबर के काल में किया था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवारे सुहेली नाम से किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 5, 3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। शिवाजी से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है पुरंदर की संधि महाराज जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी, तो ये कथन सही है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराज जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। दूसरा कथन है शिवाजी का राज्याभिषेक प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया था, तो ये कथन भी सही है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था और राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तीसरा कथन है शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टदिग्गज कहा जाता था, तो ये कथन गलत है। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था और इसके अंतर्गत पेशवा, सरे नौबत, अमात्य, सचिव, सुमंत, मंत्री, पंडित राव और न्यायाधीश आते थे। शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, तो ये कथन भी सही है। शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टदिग्गज नहीं अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह किस आंदोलन की एक शाखा थी। तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मोपला मुसलमानों ने किया था और यह विद्रोह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था और खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 1927 ईस्वी में भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों में सुधारने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी। तो 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था और इस समिति का संबंध भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार के लिए था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बटलर कमेटी, और इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। और स्मिथ कमेटी और स्ट्रेची कमेटी का संबंध अकाल आयोग से है। स्मिथ कमेटी का गठन 1860-61 में हुआ था और स्ट्रेची आयोग का गठन 1880 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो पहला कथन है वारन हेस्टिंग्स कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है इसके शासनकाल में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो ये कथन भी सही है। पाश्चात्य शिक्षा पर बल देते हुए विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 ईस्वी में।
नेक्स्ट है, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में की गई थी, तो ये कथन गलत है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस के कार्यकाल में कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, ध्यान देंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में नहीं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करें। तो पहला कथन है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी, तो ये कथन सही है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी और इसी के बाद सितंबर 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक अलग गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी, तो ये कथन भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस संस्था के सदस्यों द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने काकोरी ट्रेन डकैती को 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया था, जिसके अभियुक्तों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल एवं राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी दे दी गई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में की गई थी। नवजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी और अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को परमनाथ मित्र के द्वारा की गई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में की थी। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी और भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, अरुणा असफ अली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा असफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 26 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को और व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी आर होम्स। टी आर होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा। वी डी सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा और डिज़रायली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में किया था और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। एक तरफ है संस्था और दूसरे तरफ है उसका संस्थापक। बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। शारदा सदन की संस्थापक रमाबाई थी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एमजी रनाडे थे और वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा यह कथन सत्य है? पहला कथन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोस को राष्ट्र नायक कहा, यह कथन सही है। दूसरा कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा, यह भी सही है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली,
ये कथन भी सही है। महात्मा गांधी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये चारों कथन सत्य हैं। और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था निम्न में से कौन है? तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर्स सोसाइटी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्न में से किस संस्था को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व इंडियन एसोसिएशन को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम जी रनाडे ने की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने लिखा है कि ए.ओ. ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो ए.ओ. ह्यूम के बारे में ये कथन लाला लाजपत राय ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? तो पोचमपल्ली से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना में है, यहाँ से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था और इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी। नेक्स्ट है, शेर खां ने बंगाल के किस शासक को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो बंगाल के शासक नुसरत शाह को शेर खां ने 1529 ईस्वी में हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नुसरत शाह। और शेर खां का बचपन का नाम फरीद खां था और 1540 में बिलग्राम या चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराकर शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी सूफी संत के संबंध में असत्य कथन है। तो पहला कथन है, इनका जन्म बिहार के मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था, तो ये कथन सही है। इनका संबंध फिरदौसी सिलसिले से था, ये भी कथन सही है। इनके उपदेशों का संकलन मकतूबाते सदी में है, तो ये भी सही है। और इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है और ये चारों कथन सही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय में बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख किस ब्रिटिश यात्री ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मार्शल। औरंगजेब के समय में बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख जॉन मार्शल ने किया है। और इसके अलावा एक डच यात्री डी ग्रैफी ने भी औरंगजेब के समय बिहार में हुए भयंकर अकाल का उल्लेख किया है। तो जॉन मार्शल जो है ब्रिटिश यात्री था और डी ग्रैफी जो है वो डच यात्री था, और यहाँ पर ब्रिटिश यात्री के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मगध के किस शासक को पुराणों में सर्वछत्रांतक कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद्मनंद को। और महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी और इसे ही पुराणों में सर्वछत्रांतक या एकराट कहा गया है। और नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में आँख कहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमात्य को, ऑप्शन बी। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के तहत राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें राजा को शीर्ष, अमात्य को आँख, जनपद को पैर, दुर्ग को भुजा, कोश को मुख, सेना या दंड को मस्तिष्क कहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर नेपाल सरकार ने किस जेल में रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनुमान नगर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों के द्वारा नेपाल के तराई क्षेत्र में किया गया था और मई 1943 में जयप्रकाश नारायण को नेपाल सरकार ने गिरफ्तार किया और हनुमान जेल में रखा।
नेक्स्ट है मई 1930 में पटना में किसकी अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर अली इमाम। मई 1930 में पटना में सर अली इमाम के अध्यक्षता में स्वदेशी लीग का गठन हुआ था और इसके उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा एवं बीके दत्त थे। हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट है चंपारण एग्रीगेरियन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो चंपारण एग्रीगेरियन समिति में 6 सदस्य थे और चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण के किसानों की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था और इसके अध्यक्ष FG सलाई थे और इसके सदस्य में महात्मा गांधी, LC आदमी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड और G रैनी थे। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था? तो कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 23 अप्रैल 1858 में। और इस युद्ध में कुंवर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके कारण 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है बारदोली विजय संदेश है किसकी रचना है? तो बारदोली विजय संदेश है पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कार्य असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी और इसके कार्यों में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा खादी के उपयोग को बढ़ावा देना, सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग करना, न्यायालयों का बहिष्कार करना और इसके स्थान पर पंचायतों के माध्यम से न्याय करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना और अस्पृश्यता को दूर करना और सरकारी समारोहों का आमंत्रण अस्वीकार करना, ये सब जो है असहयोग आंदोलन के कार्यों में सम्मिलित था। जबकि विधायिका में प्रवेश करके गतिरोध करना ये स्वराज पार्टी या स्वराजवादियों का कार्य था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन से विधायिका में प्रवेश करके गतिरोध करना संबंधित नहीं था और स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई पत्रिका का नाम था मराठा और केसरी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक या GT रोड की मरम्मत करवाई थी? तो GT रोड की मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड ने कराई थी 1939 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता से दिल्ली तक GT रोड की मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाई थी 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और इनकी सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका सुधारक थी। नेक्स्ट है काकोरी कांड मुकदमे का सामना किसने नहीं किया? काकोरी कांड जो है वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इस घटना में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। तो इसमें चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य कृपलानी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शैक्षणिक संस्थान और दूसरी तरफ है संस्थापक या संबंधित व्यक्ति। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने स्थापित किया था, ये सही है। कलकत्ता मदरसा 1781 वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये भी सही है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 जोनाथन डंकन, ये भी सही है। 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। और बेथुन स्कूल 1849 JED बेथुन, तो 1849 में JED बेथुन स्कूल की स्थापना की गई थी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है और ये चारों सही सुमेलित हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली 1800 ईस्वी में,
कलकत्ता मदरसा 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, बनारस संस्कृत कॉलेज 1751 जोनाथन डंकन ने और बेथुन स्कूल 1849 जेईडी बेथुन ने। तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था विधानमंडल में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में बाधा डालना। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? कांग्रेस के 52वें अधिवेशन 1938 में, जो कि हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि हरिपुरा में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरी तरफ बंगाल का आपदस्त नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को विजय मिली। नेक्स्ट है, 1946 के रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह से पहले नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था? तो 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार नामक जहाज में कर्मचारियों ने हड़ताल किया था और विद्रोहियों ने MS खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, MS खान के नेतृत्व में। 1946 में रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह से पहले नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष MS खान थे। नेक्स्ट है, पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य था। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था और इस समझौते के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। और इस समझौते के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित कर दी गई थी और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि कर दी गई थी। 71 से 147 कर दिया गया था प्रांतीय विधानमंडल में, और केंद्रीय विधानमंडल में जो रिजर्व सीट था उसको 18% बढ़ा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था और इन्होंने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र। नेक्स्ट है, अरविंद घोष का संबंध किस षड्यंत्र केस से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलीपुर षड्यंत्र केस। अरविंद घोष का संबंध अलीपुर षड्यंत्र केस से था और अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अरविंद घोष की प्रमुख रचनाएं हैं एसेंस ऑन गीता, सावित्री और द लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित था? उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह या महान हलचल भी कहा जाता है और इसका संबंध बिरसा मुंडा से था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। और सिद्धो और कान्हो का संबंध संथाल विद्रोह से है और बुद्धो भगत का संबंध कोल विद्रोह से है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है सूची संस्था और दूसरे तरफ है संस्थापक या संबंधित व्यक्ति। तो प्रार्थना समाज, तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1869 में की थी। नेक्स्ट है, नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि। तो नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि दयानंद सरस्वती, तो ये गलत है। नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज, भीमराव अंबेडकर, तो ये भी गलत है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, तो ये सही है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो बी और सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को बोला जाता है और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पहला मराठा सरदार था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया?
तो दिसंबर 1802 में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य बसिन की संधि हुई और इसी संधि के तहत लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि को मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार कर लिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। मराठाओं ने सहायक संधि बसिन की संधि के अंतर्गत 1802 में स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो से विवश होकर आजाद हिंद फौज के मृत्युदंड की सजा प्राप्त सदस्यों की फांसी की सजा किसने माफ कर दी थी? तो आजाद हिंद फौज और उनके अधिकारियों पर 1945 में गिरफ्तार कर दिल्ली के लाल किला में नवंबर 1945 में लाल किला मुकदमा चलाया गया था और इस मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई के नेतृत्व में की गई थी। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त कर्नल ढिल्लो, कर्नल सहगल तथा मेजर शहनवाज खां को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, जिसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संपूर्ण भारत में एक नारा प्रसिद्ध हुआ जो था लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। और इससे विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इन अभियुक्तों को माफ कर दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में समुद्र की चर्चा की गई है? ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा 9वें एवं 10वें मंडल में की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 9वां एवं 10वां मंडल, और इसमें 4 समुद्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन काल में एक नया संवत चलाया था जिसे गुप्त संवत कहा गया था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समहर्ता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाहर्ता नामक अधिकारी का मुख्य कार्य कर वसूलना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था और खल्लाटक बिंदुसार की सभा का 5 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद या सयादवाद किस धर्म का विशेष लक्षण है? तो अनेकांतवाद या सयादवाद या सप्तभंगी जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान देता था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये काफी सुरीली आवाज में कुरान पढ़ता था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो औरंगजेब ने मुंबई के गवर्नर जॉन चाइल्ड को 1689 में भारत से निष्कासित किया था। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था और ये मुंबई का गवर्नर था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने जामवंती कल्याणम की रचना की थी? कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलयाद जो कि तेलुगु भाषा में थी और जामवंती कल्याणम जो कि संस्कृत भाषा में थी इसकी रचना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय तुलुव वंश का शासक था और इसको अभिनव भोज, आंध्र भोज तथा आंध्र पितामह भी कहा जाता था। और कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज रहा करते थे और इसी के दरबार में डोमिंगो पायस और बारबोसा नामक यात्री आते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किस सल्तनत कालीन शासक ने करवाया था? सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और नहर बनाने का जो शुरू हुआ था तो वो गयासुद्दीन तुगलक के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दरिया साहब का जन्म धरकंधा गांव रोहतास में हुआ था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने पटना में कोर्ट ऑफ जस्टिस दारुल अदल का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब के समय में बिहार के पटना में
कोर्ट ऑफ जस्टिस या दारुल अदल का निर्माण किया गया था? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन शेरशाह के संबंध में असत्य है? पहला कथन है, इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, ये सही है। शेरशाह के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन हुआ, तो ये भी सही है। इन्होंने किलाए कुन्हा मस्जिद का निर्माण पटना में किया, तो ये गलत है। शेरशाह ने किलाए कुन्हा मस्जिद का निर्माण पटना में नहीं, दिल्ली में करवाया था। नेक्स्ट है, इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किलाए कुन्हा मस्जिद पटना में नहीं है, वो दिल्ली में है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक निम्न में से कौन था? तो महात्मा बुद्ध का समकालीन बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों शासक था। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट है, किस शासक ने सीरिया के राजा से सूखे मेवे, अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी? बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे मेवे, अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन दिसंबर 1938 में पटना में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चंपारण के गोविंदगंज थाना क्षेत्र में किस दल के नेतृत्व में जनता का शासन कायम हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषि दल। गोविंदगंज थाना क्षेत्र में लगभग 1 माह तक ऋषि दल के नेतृत्व में जनता का शासन कायम हो गया था। नेक्स्ट है, 1941 में गांधी जी ने कहा था, अभी डैश ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस और इसके विद्रोह में 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाया गया। इस दौरान बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे और गांधी जी ने बिहार शरीफ के दंगे पर शांति की अपील करते हुए बिहार से आदर्श प्रस्तुत करने का आग्रह किया था। तो 23 मार्च 1941 को पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा मुस्लिम लीग ने की थी और इसके अपोज में 27 अप्रैल 1941 को पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाया गया था। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिनार। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई स्वर्ण मुद्रा जारी की थी जिसे दिनार कहा जाता था और इसका वर्णन इब्न बतूता ने किया था। और करसापन मौर्यकालीन चांदी का सिक्का था और निस्क मौर्यकालीन सोने का सिक्का था। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने निम्न में से किससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों से। कृष्णदेव राय, इसका कार्यकाल था 1509 से 1529 का और ये तुलुव वंश का विजयनगर का शासक था और इसी ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे और इसके काल में बारबोसा और डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल बादशाह के काल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी? हिंदू मनसबदार सबसे ज्यादा औरंगजेब के काल में थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, औरंगजेब का काल था 1658 से 1707 का और अपने शासनकाल के 20 साल के बाद इसने 1679 में जजिया कर लगाया था और उस समय औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदार जो थे उनकी संख्या 83 थी। नेक्स्ट है, किस शासक का कथन है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा ले जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। उपरोक्त कथन सिकंदर लोदी का है और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में दोआब के क्षेत्र और राजपूतों पर नियंत्रण के लिए आगरा नामक नगर की स्थापना की थी और उसे अपना राजधानी बनाया था। और सिकंदर लोदी ने मापने के लिए एक नया पैमाना गजे सिकंदरी प्रारंभ किया था और हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से यूरोपीय यात्री औरंगजेब के दरबार या शासन काल में आया था? तो औरंगजेब के दरबार में निकोलो मनुची, फ्रांसिस बर्नियर और जीवी टैवर्नियर ये तीनों आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। और निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य के शासक
राजा देवराय प्रथम के काल में आया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद में दोनों में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का संकलन है। और यजुर्वेद को दो भागों में बांटा जाता है। एक है कृष्ण यजुर्वेद जिसमें गद्य और पद दोनों हैं, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जिसमें सिर्फ पद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि के विषयों का वर्णन है। और सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरियन कहा था और इसकी सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को नियार्कस कहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही काल में यूनानी यात्री मेगास्थनीज आता है और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज की प्रमुख रचना इंडिका है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने कण्व वंश की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वासुदेव। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व लगभग में की थी। तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का अधिस्वामी भी कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सातवाहन। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था और इनकी राजधानी पैठन थी और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के किस अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भूमि अनुदानों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांसखेड़ा तथा गया के अभिलेख में। हर्षवर्धन के गया तथा बांसखेड़ा के अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को भूमि अनुदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। और हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन वंश का था और इसी के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज के प्राप्ति करना निर्धारित किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। परंतु 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, डरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था। डरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता कहा था। और भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि डरेजियो को माना जाता है और उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन 1828 में शुरू किया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने हरिजन नामक वीकली पेपर मतलब के साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की थी। और 1933 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। और 1933 में ही गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा की शुरुआत की थी। B.R. अम्बेडकर ने 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नील आंदोलन 1859-60 का नेतृत्व किया था? तो नील आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और
विष्णु विश्वास ने किया था। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नील आंदोलन की शुरुआत बंगाल में 1859 में नादिया जिले में हुई थी और इस आंदोलन का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। और नील आंदोलन का सहयोग हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र ने किया था, जिसके संस्थापक हरीशचंद्र मुखर्जी थे। नील आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। नेक्स्ट है विद्रोह एवं प्रभावित क्षेत्र की सूची को सुमेलित करें। एक तरफ है विद्रोह और दूसरे तरफ है प्रभावित क्षेत्र। तो बघेरा विद्रोह गुजरात में हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता बघेरा सरदार थे। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू थे। खोंड तथा सवार विद्रोह ये उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई और राधा कृष्ण दंडसेन थे। मुंडा विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। और रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता चित्रसिंह और नरसिंह थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 2, 1, 5, 4। बघेरा विद्रोह गुजरात, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश, खोंड और सवार विद्रोह उड़ीसा, मुंडा विद्रोह झारखंड और रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र। नेक्स्ट है राजकीय विकेंद्रीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन 1907 ईस्वी में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CEH हॉब हाउस। स्थानीय स्वशासित संख्या की जांच के लिए 1907 ईस्वी में CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग या शाही आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों ने जलमार्ग की खोज हेतु सिंध में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? अंग्रेजों ने राजनीतिक, सामरिक और व्यापारिक महत्व के मद्देनजर जल यात्रा मार्ग की खोज के लिए सर्वप्रथम 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स को भेजा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर बर्न्स। और 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में समस्त सिंध को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया और नेपियर को सिंध का गवर्नर बना दिया गया। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और इन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखा था, जिसे क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य नेता चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा लड़ा था। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें गोरखपुर के समीप चौरी चौरा नामक एक स्थान पर भीड़ ने थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। और चौरी चौरा कांड 5/2/1922 को हुआ था। और भूला भाई देसाई लाल किला मुकदमा, जो कि 1945 में चला था, बचाव पक्ष के वकीलों के प्रमुख थे और उनके सहयोग में जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, काटजू आदि थे। नेक्स्ट है अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस या नेताजी ने 1943 में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था और सरकार में सुभाष चंद्र बोस राज्य अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, युद्ध एवं विदेश मंत्री का पदभार संभाले हुए थे। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था, तो ये गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। दूसरा है क्लाइव ने इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर ली, तो ये सही है। तीसरा है क्लाइव के शासनकाल के समय द्वैत शासन का आरंभ हुआ, तो ये भी सही है। और 1757 में क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजय की प्राप्ति की, तो ये भी सही है। तो ये 3 कथन सही है और ये ऑप्शन ए असत्य है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे।
और रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क के रूप में सबसे पहले भारत 1742 में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किस वायसराय का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, उपरोक्त कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है और इसका कार्यकाल 1894 से 99 का था। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल में ही 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम शब्द का प्रयोग किया गया और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के ही काल में मुंडा विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का संबंध फिरोज शाह मेहता से है। मोतीलाल नेहरू का समाचार पत्र का नाम इंडिपेंडेंस था और टी.एम. नायर के समाचार पत्र का नाम जस्टिस था। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म, समाज या राजनीति में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सुधार लाने का सूत्रपात किया। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, H.C.E. जकारिया। उपरोक्त कथन H.C.E. जकारिया का है और राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के मिले जुले रूप के प्रतिनिधि थे और 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डिरोजियो। और यंग बंगाल आंदोलन 1828 ईस्वी में हुआ था और इसका उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा और सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीय की नियुक्ति हेतु आवाज उठाना। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में किसने भाषण में जनता से गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू हुआ था, इसके संदर्भ में राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में कहा था कि हमें तोप का सामना करना है और गोली खाने के लिए तैयार रहना है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में बंद किया गया था, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर में और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है, पहला मुगल बादशाह जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर का राज्याभिषेक पटना में 1713 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर मुनीम खां बना, यह सही है। बिहार को 1580 में मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, ये कथन भी सही है। और प्रांत का दर्जा अकबर ने दिया, ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों। नेक्स्ट है, शेर शाह ने पटना को पुनः बिहार की राजधानी कब बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1541 में। बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, उसके पश्चात शेर शाह ने 1541 में पटना को बिहार प्रांत की राजधानी बनाई थी और इसका उल्लेख अब्दुल्लाह ने अपनी रचना तारीखे दाऊदी में की है। तो 1541 में शेर शाह ने पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, जीवक किस शासक का राज्यवैद था? तो जीवक हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का राज्यवैद था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिंबिसार ने जीवक को अवंती के शासक चंड प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। ठीक है, और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है। नेक्स्ट है, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक ने बुद्ध के उपदेशों का संकलन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम बौद्ध संगीति में। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और इस संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक आनंद के द्वारा और विनय पिटक उपाली के द्वारा किया गया। और प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगीति कालशोक के काल में 383 ईसा पूर्व में सबकमीर के अध्यक्षता में हुआ था और इसमें बौद्ध संघ स्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के काल में 250 ईसा पूर्व में हुआ था
और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी और अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। और चौथा बौद्ध संगति बिहार से बाहर कश्मीर में हुआ था कनिष्क के काल में और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में सचिवालय पर गोलीकांड के दौरान किस छात्र ने भारतीय झंडा फहरा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामकृष्ण सिंह। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्रों के एक जुलूस ने बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय पर झंडा फहराने पहुंचे और उस समय जिला अधिकारी WG आर्चर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे, लेकिन 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह ने ब्रिटिश झंडा उतारकर भारतीय झंडा लहरा दिया। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान से किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलन का नेतृत्व मुंगेर से किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटना से अंबिका चरण सिंह ने नेतृत्व किया था आंदोलन का और दरभंगा से सत्यनारायण सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1921 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक किस शहर में हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1921 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सदाकत आश्रम पटना में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस बैठक में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली, जमनालाल बजाज आदि शामिल थे और बैठक के दौरान 11 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार प्रमुख था। नेक्स्ट है बिहार के किस नेता को बिहार केसरी भी कहा जाता है? तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ था और श्री कृष्ण सिंह बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे और इन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन सोने के बैल खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुम्हरार। बिहार की राजधानी पटना में कुम्हरार से मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल का अवशेष प्राप्त हुआ है और पुरातात्विक खुदाई के दौरान इस स्थान से सोने के बैलों के टुकड़े भी मिले हैं। और बिहार टूरिज्म वेबसाइट के अनुसार इस स्थल से लकड़ी के मंच और मठ सह अस्पताल के साथ 80 स्तंभों वाला सभा कक्ष के अवशेष भी प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है पुरातात्विक खुदाई के दौरान किस प्राचीन स्थल पर धर्वंतरे लिखा मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना। बिहार टूरिज्म के वेबसाइट के अनुसार राजधानी पटना के कुम्हरार से खुदाई के दौरान मठ सह अस्पताल मिला है और वर्तमान में कुम्हरार पार्क में स्थित मठ सह अस्पताल को आरोग्य विहार के नाम से जाना जाता है और यह मठ सह अस्पताल 4वीं से 5वीं सदी का माना जाता है और इस स्थल पर अंकित धन्वंतरे के साथ एक छोटा सा बर्तन मिला है, जो इस बात पर बल देता है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी ने यहाँ पर अस्पताल चलाया था। नेक्स्ट है पुस्तकों एवं लेखकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, ये सही है। अष्ट अध्याय महर्षि पाणिनि, ये भी सही है। मृच्छ कटिकम शूद्रक, ये भी सही है। और कृति कैमुदी बालचंद्र, तो ये गलत है। कृति कैमुदी के लेखक सोमेश्वर हैं और इस रचना से चालुक्य वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है और बालचंद्र की रचना का नाम है वसंत विलास। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन है इक्ता एक क्षेत्रीय अनुदान था, ये सही है। इक्ता धारक को मुक्ति कहा जाता था, ये भी सही है। नेक्स्ट है राज्य की सेवा के बदले अधिकारियों को इक्ता भूमि दी जाती थी, तो ये भी सही है। और मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी होता था, तो ये गलत है। मुक्ति या इक्तेदार प्राप्त राजस्व से निजी वेतन और अपने द्वारा नियुक्त सैनिकों के वेतन के बराबर भाग को अपने पास रखते थे और शेष राशि को शाही खजाने में जमा कर देते थे। ये पूरी आय के स्वामी नहीं होते थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुक्ति इक्ता के आय का स्वामी होता था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कौन मानता था कि भारतीय नस्ल शक्तिशाली द्वारा रौंदे जाने की इतनी आदी थी कि मानवता को उन्होंने सदा ही मानव कमजोरी का चिन्ह माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है और वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य था और इसने अधोगमी निस्पंदन का सिद्धांत दिया था, मतलब कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का सिद्धांत 1835 में दिया था।
नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1896। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और भारत में धन के निष्कासन की सर्वप्रथम व्याख्या दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। बेलगांव अधिवेशन 1924 एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था और कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में पटना में हुई थी और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है, भगत सिंह की फांसी के तुरंत बाद किस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया जहां गांधी जी और अन्य नेताओं का विरोध किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कराची अधिवेशन 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी और उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को परिभाषित भी किया गया था। नेक्स्ट है, पूना समझौता पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और इस घोषणा के तहत दलितों को अल्पसंख्यक मानते हुए हिंदू से अलग कर प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटें दी गई थी, जिसका विरोध करते हुए गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया और इसी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं के प्रयास से गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, जिस पर बी.आर. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था और इस समझौते के तहत दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडलों में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की थी? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसके अलावा इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी 1872 में और 1872 में भारत की पहली जनगणना इसी के काल में हुई थी। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का भी गठन किया था और इसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में 1872 में कर दी गई थी। नेक्स्ट है, माइकल ओडायर की हत्या कब और कहां हुई थी? तो माइकल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस समय ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और इसकी हत्या उधम सिंह के द्वारा लंदन में 1940 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत में लखनऊ में था और इसकी स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे और 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किन दो प्रांतों के रूप में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे और पूर्वी बंगाल में वर्तमान बांग्लादेश और असम का सिलचर क्षेत्र शामिल था और बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी और इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया था और उस दिन 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था और बंगाल विभाजन के ही विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्राची, ये प्राच्य नहीं होगा, प्राची या पूर्वी प्रदेश, तो ये पूर्वी प्रदेश नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मौर्य काल में कुल
5 प्रांत थे। पहला है उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा है अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा है कलिंग प्रांत जिसकी राजधानी तोसली। चौथा है दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। और पांचवा है प्राची या मध्य प्रदेश जिसे पूर्वी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगति या सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और इसी में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे, श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे, नग्न रहने वाले। और दूसरी जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा शरवण ने की थी। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रम आदित्य के नवरत्नों में कौन एक शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शंकु, छपनक, वरुचि, बेताल भट्ट, हटकर पर, अमर सिंह, कालिदास, धनवंतरी और वराहमिहिर थे। और हरिसेन गुप्त शासक समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट है प्रथम संगम की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त ऋषि ने, और ये मदुरई में हुआ था। संगम काल में कुल 3 संगम सम्मेलन हुए हैं। प्रथम संगम सम्मेलन की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी और ये मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम सम्मेलन की अध्यक्षता तोलकापियार और अगस्त ऋषि ने की थी और ये कपाटपुरम में हुआ था। और तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी और ये मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल-बरूनी। अल-बरूनी इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म का ज्ञाता था। और अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी प्रसिद्ध रचना तहकीकाते हिंद है। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण की नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैमाइश कर लगान वसूल करने वाला प्रथम सुल्तान था। इसने चरी कर और घरी कर भी लगाया था और इसी के काल में भू राजस्व की दर 50% थी। और इसने भू राजस्व वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था और इसने सर्वप्रथम घोड़ों को दागने और सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का प्रथम शासक था और इसे लाख बख्श और कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था और इसने दीवाने कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना की थी। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। और 1556 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की सेना पराजित हुई थी। और उसके बाद दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। नेक्स्ट है किस गुरु को गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव दूसरे सिख गुरु थे और इन्हें गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता है और ये गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे और इन्होंने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया। उसके बाद गुरु रामदास चौथे गुरु थे और ये अकबर के समकालीन थे और इन्होंने अमृतसर शहर बसाया था। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे 10वें और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी और ये बाबर की पुत्री थी। और अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट है दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजामुल मुल्क असफजाह को। निजामुल मुल्क असफजाह ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। और निजामुल मुल्क असफजाह का असली नाम चिंकलीस खां था और सादतुल्ला खां कर्नाटक का संस्थापक था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया गया द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंबई। वर्ष 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया, जिसमें भारत का मुंबई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज के तौर पर प्राप्त हो गया और बाद में मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। नेक्स्ट है, इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध भी इसकी दया का मोहताज हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में। 1764 के बक्सर के युद्ध के विषय में उपरोक्त कथन कहा गया है और इस युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पराजित कर दिया था और इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की सेना की स्थिति क्या होती थी? तो वो भंग कर दी जाती थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लॉर्ड विलेजली का कार्यकाल था 1798 से 1805 का और लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। और इसमें मेन है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। नेक्स्ट है, इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए। अब भारत सरकार को कंपनी के शेयर होल्डरों को उनकी पूंजी का 10.5% लाभांश भी देना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट से चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण को भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और अब भारत सरकार को कंपनी के शेयर होल्डरों को उनकी पूंजी पर 10.5% का लाभांश भी देना था। नेक्स्ट है, भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किया गया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में रेल सेवा का प्रारंभ हुआ, पेशवा के पेंशन की समाप्ति की गई और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष तक भारत में नागरिक सेवा की सभी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक करते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1853 तक। 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक द्वारा ही भारत की नागरिक सेवा की सभी नियुक्तियां की जाती थी और 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया और सिविल सेवाओं के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के पूर्वोद्धारक में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में तोहफतुल मुवाहिदीन, जिसे एकेश्वरवादियों को उपहार भी कहा जाता है, पुस्तक की रचना की और 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही भारत में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था और 1822 में फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने मीरतुल अखबार का प्रकाशन किया था और बंगला भाषा में संवाद कैमुदी का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी ने। 15वीं शताब्दी में जौनपुर के शकरी एवं बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच बिहार पर अधिकार के लिए लंबा संघर्ष चल रहा था और आगे चलकर जौनपुर पर दिल्ली का अधिकार हो जाने के बाद दिल्ली एवं बंगाल के मध्य संघर्ष चला। अंततः दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी ने 1504 ईस्वी के आसपास बंगाल के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बंगाल एवं बिहार की सीमा रेखा के रूप में निर्धारित किया था। नेक्स्ट है, जॉब चरनॉक को अंग्रेजों ने पटना स्थित फैक्ट्री का प्रधान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1664 में। अंग्रेजों ने 1651 में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था और जॉब चरनॉक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया था। नेक्स्ट है, अन्याय से पीड़ित लोगों की आह परमात्मा तक का
आसन डुला देती है। प्रताप समाचार पत्र का यह लेख किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण के किसानों से, ऑप्शन सी। उपरोक्त कथन प्रताप समाचार पत्र में 13 मार्च 1917 को चंपारण के किसानों के लिए लिखा गया था और प्रताप का प्रकाशन कानपुर से होता था। नेक्स्ट है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिला में स्थित बिहार शरीफ थी और इस राज्य और इसकी तत्कालिक राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पड़ा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अत्यंत बहादुरी और आन से लड़ने वाले उस बूढ़े राजपूत की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। कुंवर सिंह के बारे में यह किस इतिहासकार का कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम्स का। उपरोक्त कथन कुंवर सिंह के बारे में होम्स का है और कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के बिहार के प्रमुख नेता थे और कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया और 23 अप्रैल को ही कुंवर सिंह के याद में विजय महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एनी बेसेंट ने 2 बार पटना की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1918 में। 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ हुआ और एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास एवं बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और वर्ष 1918 में एनी बेसेंट का 2 बार पटना आगमन 18 अप्रैल और 25 जुलाई को होम रूल आंदोलन को दिशा प्रदान करने के संबंध में हुआ था। ठीक है, और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।